हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के जो मॉडल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के लिए जिन साइंटिस्ट ने मॉडल्स को प्रपोज किया उन सब मॉडल्स के बारे में आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले एटम के बारे में जो स्ट्रक्चर्स के बारे में जो बताने वाले थे वो थे डाल्टन। तो सबसे पहला जो एटॉमिक स्ट्रक्चर या जो एटॉमिक थ्योरी है वो सबसे पहले जो थी वो डाल्टन की है। तो हम डाल्टन की थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम एटम की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो देखिएगा एटम की डेफिनेशन। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे एटम और उस एटम की डेफिनेशन। क्या होता है एटम? एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट दैट retains characteristics and chemical properties of that element। तो क्या डेफिनेशन है कि एलिमेंट का सबसे छोटा से छोटा जो पार्ट होता है वही आपका क्या है? एटम, जिसके अंदर सभी कैरेक्टर और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जो एटम की है वो उसके अंदर कंटेन होती है। या हम ऐसे कहें तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैटर का एक पार्ट होता है सब्सटेंस, सब्सटेंस का एक पार्ट होता है एलिमेंट, और एलिमेंट के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है एटम और एक होता है मॉलिक्यूल। अर्थात एटम जो है केमिस्ट्री में एटम की जो पोजीशन है वो है कि सबसे लार्ज पार्ट है मैटर, मैटर में है सब्सटेंस, सब्सटेंस में है एलिमेंट और एलिमेंट में है पार्ट एटम। इसका मतलब एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। तो ध्यान रखना आपका जो एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट, ये एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो ये एटम की डेफिनेशन और एटम की पोजीशन के बारे में बात कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ से फर्स्ट जो थ्योरी है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मैंने भी कहा था कि फर्स्ट एटॉमिक जो थ्योरी है वो किसने प्रपोज की थी? वो सबसे पहले प्रपोज की थी डाल्टन ने। तो अब हम डाल्टन थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। सबसे पहले हम एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन के बारे में स्टडी करेंगे। एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन जो है गिवन बाय डाल्टन इन 1808। हाँ, इसके अंदर हमें एक चीज ध्यान रखना कि जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन है इसके लिए हम केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ, तो हमने इससे पिछले वीडियो में केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ की बात की थी। 5 बेसिक लॉ हैं, उनमें से डाल्टन जो थ्योरी है वो केवल 2 लॉ को ही एक्सप्लेन कर पाती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बट डाल्टन जो थ्योरी है वो आपका लॉ ऑफ डेफिनेट, लेकिन जो आपकी डाल्टन थ्योरी है वो लॉ ऑफ डेफिनेट वॉल्यूम जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो इसके बारे में हम पहले कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद में इसकी कुछ इंपॉर्टेंट की के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा डाल्टन थ्योरी could explain law of
chemical combination such as, कहने का मतलब यह है कि आपका जो डाल्टन थ्योरी है वो किन किन लॉ को एक्सप्लेन करती है या किन किन लॉ पर डिपेंडेड है। तो उसमें आपका फर्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अर्थात मास को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्टोर कर सकते हैं। और सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। इसका मतलब अगर कोई भी एक कंपाउंड होगा तो उसमें एलिमेंट्स का जो रेशो है वो हमेशा फिक्स और एक होल नंबर होगा। लेकिन डाल्टन थ्योरी इन दो केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ को तो एक्सप्लेन करती है, बट एक जो लॉ है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो हाउ एवर इट वुड नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ डेफिनेट वॉल्यूम। तो ध्यान रखना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है डाल्टन थ्योरी किस किस लॉ को एक्सप्लेन करती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन दो को तो ये एक्सप्लेन करती है, बट लॉ ऑफ डेफिनेट वॉल्यूम ये वाला लॉ डाल्टन थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं होता। अब हम बात करते हैं इसके मेन जो कैरेक्टर्स हैं या इसकी जो प्रॉपर्टीज या इसने जो स्टेटमेंट बताए वो स्टेटमेंट क्या हैं। तो देखिएगा, इट्स मेन पोस्टुलेट्स आर, अर्थात डाल्टन ने जो अपने थ्योरी दी उसके मेन पॉइंट्स क्या क्या थे। तो उसका सबसे फर्स्ट पॉइंट था कि मैटर आर मेड ऑफ मेनी स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कहने का मतलब जो मैटर है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है और इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो फर्स्ट है कि मैटर इज मेड अप मेनी स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। और सेकंड है इसी में कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, अर्थात आपका जो एटम है वो आपका नॉन डिविजिबल, अर्थात उसे हम विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात उसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ नहीं सकते या ब्रेक नहीं कर सकते। तो एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल। हाँ, अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को कॉम्बाइन फॉर्म में बोलना चाहे तो हम इनको एक साथ कम्बाइन फॉर्म में ऐसे बोलेंगे कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। तो ध्यान दे, फर्स्ट तो है कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसे हम एटम कहते हैं। सेकेंड है कि एटम आपका इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, अर्थात वो ब्रेक नहीं किया जा सकता। थर्ड, ऑल एटम्स ऑफ a given element, all atoms of a given element have same properties। अगर आपके एक ही एलिमेंट के पार्टिकल्स हैं, एक ही एलिमेंट के एटम हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, सच एज identical mass, size and
केमिकल प्रॉपर्टीज अगर एक ही एलिमेंट के हैं तो, बट अगर एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टीज फिर सेम नहीं होगी। तो नेक्स्ट फोर्थ है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव different properties such as different mass, size and chemical properties। तो ध्यान दें, डॉल्टन के हमने 4 पोस्टुलेट्स के बारे में बता दिया आपको। फर्स्ट कि मैटर इज मेड अप मेनी स्मॉलर पार्टिकल्स, मतलब एटम जो आपका जो मैटर है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, और ये जो स्मॉलेस्ट छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम एटम कहते हैं। सेकेंड, एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, अर्थात एटम आपका नॉन डिविजिबल अर्थात वो अनब्रेकेबल पार्ट है, जिसको हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में बोलेंगे कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। थर्ड यह है कि अगर आपका एक ही एलिमेंट है या सेम एलिमेंट है तो सेम एलिमेंट में जितने भी आपके एटम्स है उन सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, उनका मास सेम होगा, साइज सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। बट अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स है उनकी प्रॉपर्टीज है वो कभी भी सेम नहीं होगी, उनका मास भी डिफरेंट होगा, उनका साइज भी डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट यह है कि अभी हमने देखा था कि सबसे पहले मैटर का नेक्स्ट पार्ट सब्सटेंस का नेक्स्ट पार्ट एलिमेंट, और एलिमेंट में होता है एटम और मॉलिक्यूल। तो ध्यान दें, इसी का एक टर्म है कंपाउंड। आपका एक टर्म और है एलिमेंट के साथ साथ कंपाउंड। तो जो कंपाउंड होता है वो एलिमेंट से ही होता है। तो आपका जो कंपाउंड होता है उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो सेम और डिफरेंट होते हैं, बट वो हमेशा एक फिक्स रेशो में होते हैं। ऐसा डॉल्टन का नेक्स्ट पॉइंट था। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखिएगा, कंपाउंड्स आर फॉर्मेड इन एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट of element combine in a fixed ratio अर्थात होल नंबर। कहने का सेंस ये था कि जो कंपाउंड होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो आपके सेम और डिफरेंट एटम हो सकते हैं एक एलिमेंट के, बट उनका जो रेशो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए एक्सप्लेन करना चाहूँ, जैसे ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो C6H12O6 ये कंपाउंड है जिसके अंदर आपके जो डिफरेंट एटम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका रेशो फिक्स है। ये 1:1:1 में है। अगर ये 1:2:1 में होंगे तो ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, अर्थात तो ही एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो डॉल्टन ने कहा था कि कोई भी जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में एलिमेंट के जो एटम्स है चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, उनका रेशो जो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। तो देखिएगा नेक्स्ट है इन ए केमिकल रिएक्शन। आपकी एक जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर एटम केवल रीअरेंज होते हैं, अर्थात एटम जो होते हैं डू नॉट डिस्टोर और डू नॉट क्रिएट, अर्थात हम एटम को न तो क्रिएट कर सकते हैं और नहीं डिस्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक केमिकल रिएक्शन में एटम क्या होगा, केवल रीअरेंज होगा, अर्थात रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एटम। तो ध्यान रखना, इन ए केमिकल रिएक्शन एटम्स आर रीअरेंज्ड
ध्यान दें, एक केमिकल रिएक्शन में एटम हमेशा रीअरेंज होते हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एटम। अर्थात एक केमिकल रिएक्शन में एटम का केवल रीऑर्गेनाइजेशन होता है, अर्थात एटम एक कंपाउंड, मतलब जो एटम होता है वो केवल न तो कहीं ब्रेक होगा, न ही कहीं वो क्रिएट होगा, केवल वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। जैसे मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूँ कि कोई भी आपका ग्रुप है ए बी, जब ये रिएक्शन कर रहा है आपके सी डी, तो यहाँ पर ए और बी ये एटम है। अब जब रिएक्शन होगी तो ये एटम केवल रीअरेंज होकर इसके साथ ऐड हो जाएगा, न कि इसका कोई पार्ट ब्रेक होगा या न कोई इसके अंदर कोई पार्ट बनेगा। तो यही चीज है कि इन ए केमिकल रिएक्शन एटम आर रीअरेंज। केमिकल रिएक्शन में एटम केवल रीअरेंज होंगे, अर्थात उनका केवल रीऑर्गेनाइजेशन होगा। इसी से एक और नेक्स्ट पोर्शन है इसका कि एटम्स आर नेदर क्रिएटेड nor destroyed in a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन में हम एटम को न तो क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। तो ये डॉल्टन के आपके जो कुछ पॉइंट्स है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। एक बार मैं रिवीजन करा दूं आपको सभी पॉइंट्स का। डॉल्टन का फर्स्ट पॉइंट ये था कि मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं, इन्हें हम एटम कहते हैं। सेकंड ये था कि एटम इंडिविजुअल पार्ट है, अर्थात एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकते। थर्ड ये था कि एक ही एलिमेंट में, अर्थात सेम एलिमेंट के जितने भी आपके एटम्स होते हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, और अगर डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट आपके सामने था, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट ये था कि एटम है उसे हम डू नॉट क्रिएट और डू नॉट स्टोर, अर्थात उसे न तो हम क्रिएट कर सकते हैं न उसे हम रिस्टोर कर सकते हैं। और आपका जो एटम है वो एक केमिकल रिएक्शन में केवल रीऑर्गेनाइज होता है। और नेक्स्ट ये है कि कोई भी आपका जो कंपाउंड होगा उस कंपाउंड में सेम और डिफरेंट जो एटम है उनका जो रेशो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। इसी के साथ ही आपका डॉल्टन जो एटॉमिक थ्योरी है वो कंप्लीट होती है। अब हम इसके ड्रॉबैक की बात करेंगे। इस थ्योरी की कुछ कमियां हैं, ड्रॉबैक है, तो इसकी क्या कमियां और क्या ड्रॉबैक्स है उसके बारे में अब देखिएगा। तो देखिएगा डॉल्टन के ड्रॉबैक्स क्या हैं। डॉल्टन ने इतने सारे कॉन्सेप्ट दिए, उसके बाद भी इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो इसका फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है? तो फर्स्ट ड्रॉबैक तो इसका यही है कि जो एटम कंबाइन हो रहा है उसके कंबाइन होने की जो टेंडेंसी है उसका रीजन एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो फर्स्ट ड्रॉबैक है, इट कुड नॉट प्रोवाइड रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम, अर्थात डॉल्टन जो है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सका कि एटम जो होता है वो कंबाइन क्यों होता है। और इसका सेकंड ड्रॉबैक, डॉल्टन ने कहा था कि एटम इंडिविजुअल पार्ट है, लेकिन 19वीं सेंचुरी के लास्ट में जब डिस्कवरी हुई तो पता चला कि एटम भी डिवाइडेबल है, अर्थात एटम भी कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो इन दो के वजह से आपका जो डॉल्टन रूल है वो क्या हो गया? फेल हो गया। तो दूसरा जो ड्रॉबैक था वो क्या है? एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अर्थात एटम जो होता है वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है, सच एज जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब यह है कि जो एटम है वो डिविजिबल है, अर्थात एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, और एटम डिवाइड होकर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनता है। इन्हीं दो ड्रॉबैक की वजह से डॉल्टन रूल क्या हुआ?
फेल हुआ। अब हम यहाँ से सेकंड थ्योरी की बात करते हैं। तो देखिएगा, सेकंड है थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम की बात कर रहे हैं हम। इस मॉडल के पहले तो क्या क्या नाम है, तो इसके नेम से क्लियर है कि थॉमसन मॉडल थॉमसन ने प्रपोज किया होगा। तो ध्यान रखना, प्रपोज बाय थॉमसन, जे थॉमसन। प्रपोज बाय जे थॉमसन। इस मॉडल को हम फर्स्ट वाटर मिलन मॉडल बोलते हैं। वाटर मिलन मॉडल। सेकेंड, इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। और फोर्थ, इसे लड्डू ऑफ बूंदी मॉडल भी कहते हैं। ध्यान रखना, जे थॉमसन जो मॉडल है उसे हम वाटर मिलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल और लड्डू ऑफ बूंदी मॉडल के नाम से जानते हैं। क्यों बोलते हैं इस मॉडल को, तो अब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखिएगा, इस मॉडल के अंदर तो हम इसका सबसे पहले तो इन्होंने जो एटम के बारे में बताया उसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं। तो जे थॉमसन ने कहा था कि एटम जो होता है वो एक स्पेरिकल शेप में होता है। तो ये आपका एक स्पेरिकल शेप पार्ट है, और ये जो स्पेरिकल शेप पार्ट है इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया पॉजिटिव स्फीयर। और ये आपका जो पॉजिटिव स्फीयर है इसके अंदर की तरफ इस तरह से इसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये है जे थॉमसन मॉडल। उन्होंने एटम जो है उसको स्पेरिकल फॉर्म में बोला, और जो स्पेरिकल फॉर्म है वो है पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो यहाँ से इन्होंने जो कंक्लूजन दिया वो कंक्लूजन क्या था, तो देखिएगा, फर्स्ट कि एटम possesses spherical shape, spherical साइज। तो ध्यान रखना, एटम जो होता है उसका साइज स्पेरिकल होता है। सेकंड है पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड our entire in atom या entire in sphere। कहने का मतलब आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पूरे स्पेयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जे थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग आपके उन्होंने कहा था कि जो एटम होता है वो स्पेरिकल फॉर्म में होता है, जिसमें जो स्पेरिकल पार्ट है उसको पॉजिटिव बोला, और उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट कंक्लूजन दिया कि एटम पॉसेस स्पेरिकल शेप। सेकंड बोला कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है स्पेयर में, और इलेक्ट्रॉन इनके बीच में क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो थर्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन स्पेयर। तो ये आपके थॉमसन मॉडल है। अब इस थॉमसन मॉडल को देखते हुए उन्होंने जो रिजल्ट दिए, तब हम इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो आपको थॉमसन मॉडल में एक चीज ध्यान रखना कि एटम जो है वो स्पेरिकल साइज में होता है, और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो स्पेयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं। और इसे हम वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल और लड्डू ऑफ बूंदी मॉडल भी कहते हैं। अब हम इसके रिजल्ट के बारे में बात करते
हैं। तो देखिएगा इसका रिजल्ट क्या था। तो जे थॉमसन है, उन्होंने इस मॉडल में जो कंक्लूजन निकाला वो कंक्लूजन क्या है, तो देखिएगा कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन तो यह था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अर्थात एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसका मीन्स है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अर्थात एटम में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। और सेकंड उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि पॉजिटिव एंड मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आवर एटम, अर्थात एटम जो होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और हमने भी कहा था कि इस थॉमसन मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, लड्डू और बूंदी मॉडल कहते हैं। ऐसा क्यों, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वाटरमेलन, ये वाटरमेलन का स्ट्रक्चर है। अब हमें पता है कि वाटरमेलन के अंदर रेड पार्ट होता है, तो ये वाटरमेलन का रेड पार्ट है जो ईडिएबल है, जिसको हम खाते हैं। तो इस मॉडल को हम तरबूज मॉडल क्यों कहते हैं, तो उसको मैं एक बार अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जिस तरह से तरबूज है कि तरबूज के अंदर जो रेड पार्ट है जिसको हम खाते हैं वो तो क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, वो तो इसका क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्ट। और इस तरबूज में जो खाने वाला रेड पार्ट है उसके बीच में जो बीज होते हैं, सीड जो होते हैं, वो जो सीड है वो किसका पार्ट है, इलेक्ट्रॉन का। तो अब आप देखो इसके अंदर ये इसके सीड्स हैं, ब्लैक कलर के जो होते हैं। इन सीड्स को तो बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। और इसका जो रेड पार्ट है, रेड इडिएबल पार्ट, और ये रेड इडिएबल पार्ट होता है, इसको बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम। और ये जो इसके सीड्स हैं, सीड ऑफ वाटरमेलन जो है, इसको इलेक्ट्रॉन्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इस मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। लड्डू और बूंदी में भी यही है कि जैसे आपको पता है कि बूंदी जो लड्डू इस तरह से होता है, इसमें बीच बीच में इस तरह से रेड लगा होता है। तो ये जो रेड पार्ट है, तो ये रेड पार्ट है, इसी को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, इस रिमेनिंग पार्ट को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। इसी के साथ आपका ये थॉमसन मॉडल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मॉडल की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।